हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कनेक्टेड डायग्राम के बारे में। मतलब अगर हम दो बॉडीज को आपस में कनेक्ट करते हैं तो अगर हम एक बॉडी को किसी एक्सेलरेशन के साथ मूव कराते हैं तो दूसरी बॉडी में एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, या अगर हम एक बॉडी को पुल करते हैं तो दूसरी बॉडी में कितनी टेंशन लगेगी, उस रोप में कितनी टेंशन लगेगी जो उन दोनों को कनेक्ट कर रही है। तो बेसिकली यहाँ पे हम कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कनेक्टेड डायग्राम में। यहाँ पे हम अलग अलग केसेस पढ़ेंगे। मैक्सिमम 4 तरह के केसेस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, 4 तरह के केसेस बनते हैं, इन्हीं पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी बनती है। तो हम उन चारों केसेस को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहला केस जैसे आपके सामने दिख रहा है कि पुली वाला केस है कि हमने क्या किया, एक पुली से दो मासेस को इस तरह हैंग कर दिया। तो एक मास है हमारे पास m1, एक मास है हमारे पास m2। तो m1 का जो वेट है वो m1g है, m2 का वेट है m2g। क्लियर हुआ। इसके बाद क्या हो रहा है कि ये m2g अगर a एक्सेलरेशन के साथ नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये वाला जो मास है m1, जो मास है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ दिखा रखा है। क्लियर हुआ। इसके बाद जब ये m2 नीचे की तरफ जाएगा तो ये जो रोप है ये m1 को खींच रही है ना ऊपर की तरफ, तो इस रोप पे कुछ ना कुछ टेंशन लगेगी ना, तो उस टेंशन की वैल्यू क्या होगी और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी ये हम निकालना सीखेंगे हर केस में। तो ध्यान रखना है, दो चीज हमें निकालनी है, टेंशन और दो एक्सेलरेशन। तो हमें दो ही इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। तो एक इक्वेशन हम बनाएंगे मास m1 की, एक इक्वेशन बनाएंगे हम मास m2 की। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है। पहला स्टेप हम बोलेंगे कि फॉर मास m1, सबसे पहले हम बोलेंगे मास फॉर m1 मास की बात करते हैं। तो m1 मास पे लगने वाले फोर्स की अगर बात करें तो ये टेंशन लग रही है ऊपर की तरफ और ये वेट लग रहा है नीचे की तरफ। तो जो नेट फोर्स लग रहा होगा इस पे वो कितना होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब m1 इंटू ए। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि m1 पे नेट फोर्स जो लग रहा होगा वो कितना होगा, मास m1 इंटू एक्सेलरेशन। और नेट फोर्स किसके बराबर होगा, T माइनस m1g। क्यों, क्योंकि T ज्यादा है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो नेट फोर्स की वैल्यू होगी T माइनस m1g बराबर m1a। क्लियर हुआ। तो ये हमारी बनी फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या बनी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम बात करते हैं फॉर m2। अब हम m2 की बात करेंगे। तो m2 पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, m2 पे नेट फोर्स लग रहा है m2a। क्लियर हुआ। अब m2g ज्यादा है या t ज्यादा है, ऑफ कोर्स m2g ज्यादा है, बिकॉज ये ब्लॉक जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो ये हो जाएगा m2g माइनस टी बराबर m2a। तो ये जो है हमारी सेकेंड इक्वेशन बनी। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इस फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करते हैं तो इट बिकम्स t माइनस m1g प्लस m2g माइनस t बराबर m1a प्लस m2a। इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस टी से माइनस टी कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा m2g माइनस m1a बराबर, यहाँ से एक्सेलरेशन कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा सॉरी m1g, m2g माइनस m1g हो जाएगा m1 प्लस m2। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी m2g माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हमारा जो है एक्सेलरेशन निकल के आ गया। मतलब इतना एक्सेलरेशन के साथ दोनों ब्लॉक मूव करेंगे। अब दोनों पे एक्सेलरेशन तो सेम लग रहा होगा, क्योंकि जितने एक्सेलरेशन के साथ ये नीचे आएगा उतने ही एक्सेलरेशन के साथ ये ऊपर जाएगा। तो हमने एक्सेलरेशन तो निकाल लिया। अब हमारी बात है टेंशन निकालने की। तो टेंशन कैसे निकलेगी, तो एक्सेलरेशन के लिए जैसे हमने अपना दिमाग लगाया कि फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे। हर केस में ऐसा नहीं होगा कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए ऐड ही होगा, तो खुद सोचना है ये। तो जैसे यहाँ पे ऐड किया, तो अगर हमें टेंशन निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम डिवाइड करते हैं, अगर हम फर्स्ट को डिवाइड करते हैं, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड। तो अगर हम ये डिवाइड करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो ये हो जाएगा t माइनस m1g अपॉन m2g माइनस t बराबर m1a अपॉन m2a। तो यहाँ पे क्या होगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, और जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा m2t माइनस m1 m2g बराबर m1 m2g माइनस m1t। तो अब हम टी वाली टर्म को एक तरफ लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा t m2 प्लस का t m1 बराबर, ये माइनस उधर जाएगा तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ m1 m2g। तो यहाँ से t कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 बराबर ट्वाइस ऑफ m1 m2g। तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई, t की वैल्यू कितनी आ गई, ट्वाइस ऑफ m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आई, टेंशन की वैल्यू आ गई। क्लियर हुआ।
तो देखो हमने क्या किया, इस वाले केस के लिए कितनी आसानी से हमने एक्सेलरेशन और टेंशन को डिराइव किया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसमें, बहुत सिंपल से केसेस हैं। क्या बोला मैंने, जितने मासेस होंगे उतनी इक्वेशन बनेगी। वेरिएबल हमारे पास दो ही है तो दो इक्वेशन ही बनेगी, क्योंकि दो ही मास हम लेंगे। ए और टी निकालना है, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। अगर हम इसे एक साथ देखते हैं इस तरह से तो हमें लगेगा ओ इतना सारा कौन याद करेगा यार। लेकिन अगर हम इसे समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, स्टेप क्या है हमें ये भूल जाना है। स्टेप ध्यान रखो कि दो मासेस है, उनकी इक्वेशन बनानी है नेट फोर्स की बस। और सेकंड स्टेप क्या है, दोनों को सॉल्व करना है, टी और ए की वैल्यू निकालनी है, कहानी खत्म। तो जब आप ये सोच के करोगे इसे तो ये बहुत छोटा लगेगा और ये बहुत इजी लगेगा, और रटने की कोशिश करोगे तो ये तो फिर है टफ। अब चलते हैं हम अपने सेकंड केस की तरफ, दूसरे कनेक्टेड डायग्राम की तरफ चलते हैं। दूसरा कनेक्टेड डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरह से है। हमने क्या किया है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे दो मास है, इन दोनों को हमने एक रोप से अटैच्ड कर दिया। तो हमने क्या किया, m1 मास पे फोर्स लगा रहे हैं सामने की तरफ। तो जब इस पे फोर्स लगेगा तो ये a एक्सीलरेशन के साथ मूव करेगा। ये जब मूव करेगा तो ये रोप पे टेंशन लगेगी, और ये रोप क्या करेगी, m2 बॉडी को भी सेम एक्सेलेरेशन के साथ मूव कराएगी। तो m1 पे नीचे की तरफ वेट लग रहा है m1g और टेंशन लग रही है t, और m2 पे वेट लग रहा है नीचे की तरफ m2g और टेंशन लग रही है t। तो अब हमारे पास दो मासेस हैं, तो इनको अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें दोनों की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो हम चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर m1 की बात करें, पहले वाले मास की बात करें, तो नेट फोर्स इस पे कितना लग रहा है, नेट फोर्स लग रहा है कितना, मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब m1 इंटू ए। तो नेट फोर्स किसके बराबर होगा, F1 माइनस टी। सामने की तरफ F1 लग रहा है, पीछे की तरफ t, लेकिन ये आगे की तरफ बढ़ेगा, इसका मतलब F1 माइनस टी नेट फोर्स है, और इसकी वैल्यू है m1 है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी, ठीक है। सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। सेकंड इक्वेशन पे सिर्फ एक ही तरह का फोर्स लग रहा है जो कि है टेंशन, इधर की तरफ कुछ फोर्स ही नहीं लग रहा है। तो टेंशन बराबर क्या हो जाएगा, नेट फोर्स मतलब m2a। तो ये हमारी बनी सेकंड इक्वेशन। अब अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हम एक काम कर सकते हैं, हम फर्स्ट प्लस सेकंड को ऐड कर सकते हैं। क्यों, माइनस टी से प्लस टी कैंसिल हो जाएगा। तो f माइनस टी प्लस टी बराबर m1a प्लस m2a। तो माइनस टी से प्लस टी कैंसिल हो गया, तो f बराबर आ गया m1 प्लस m2 इंटू ए। तो यहां से a की वैल्यू हमने निकाली f अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई f अपॉन m1 प्लस m2। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें टेंशन निकालनी है। तो सिंपल क्या करो, इस a की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। देखो ये कितना इजीली सॉल्व हो गया है। हर क्वेश्चन टफ नहीं होगा सॉल्व करना है, कुछ इजी भी होंगे। तो टेंशन बराबर, ये हमने इसकी किसकी वैल्यू पुट करी, m की, तो ये हो गया, ये कितना हो गया, इसे हम लिख सकते हैं m2f अपॉन m1 प्लस m2। तो देखो कितना आसानी से, ये कितने आसानी से सॉल्व हो गया। क्लियर हुआ। तो हमें ध्यान रखना है। अच्छा यहाँ पे अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं कि देखो दो मासेस थे तो एक्सेलरेशन कितना आया, f अपॉन m1 प्लस m2, और टेंशन कितनी आई, m2f अपॉन m1 प्लस m2। अगर यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मासेस हुए, अगर यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मासेस हुए, मान लीजिए एक m1 m2 m3 m4, ये रोप है, ठीक है। ये टेंशन T1, ये टेंशन T2, ये टेंशन T3, और इस पे क्या लग रहा है, ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है, ये m4 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर हमें टेंशन निकालनी है T1, एक्सेलरेशन तो सेम रहेगा, एक्सेलरेशन क्या रहेगा, सबके लिए एक्सेलरेशन सेम रहेगा क्योंकि सब सेम एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे। तो जब दो मासेस थे तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा था, f अपॉन टोटल सम ऑफ मास। तो इस केस में भी हमारा एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, f अपॉन जितना फोर्स लग रहा है पहली वाली बॉडी पे, और टोटल मासेस m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। अब सोचिए अगर तीन ही बॉडीज होती तो एक्सेलरेशन क्या होता है, f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, और अगर दो बॉडीज थी जैसे ऊपर तो f अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर हुआ। तो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान देना है यहाँ पे। अगर हमें T1 निकालना है, T1 निकालना है ना, तो देखो T1 जो है, ये फोर्स लग रहा है ना, T1 किस किस को खींच रही है, T1 m2 को भी खींच रही है, m3 को भी खींच रही है, और m4 को भी खींच रही है। लेकिन जो T2 टेंशन है वो किसकी वजह से लग रही है, m3 और m4 की वजह से लग रही है। लेकिन T3 टेंशन सिर्फ m4 की वजह से लग रही है। तो अगर हम बात करें, जैसे हमने यहाँ पे बात किया ये T टेंशन, तो ये T टेंशन किसकी वजह से लग रही है, इस m2 मास की वजह से। तो m2 की मल्टीप्लाई की और अपॉन टोटल मास। लेकिन ये T1 की अगर बात करें तो T1 टेंशन किसकी वजह से लग रही है, m2 m3 m4 की वजह से। तो ये हो जाएगा m2 m3 m4 इंटू f
अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। अगर बात करें T2 टेंशन की, एक्सेलरेशन तो सेम रहेगा हर किसी के लिए। T2 टेंशन किसकी वजह से लग रही है? m3 और m4 की वजह से। तो ये हो जाएगा m3 प्लस m4 अपॉन f, ये हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। अगर हम बात करें T4 टेंशन की, तो T4 किसकी वजह से लग रही है? सिर्फ m4 की वजह से लग रही है। तो ये हो जाएगा m4f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। तो ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है। देखो हमने क्वेश्चन किया छोटा सा, लेकिन हमने इसमें बहुत सारे कनेक्टेड डायग्राम डिस्कस कर लिए। अब ये ब्लॉक 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 के हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 5 होते तो भी क्या होता, आप समझ में आ गया होगा कैसे करना है सॉल्व। क्लियर हुआ? अब हम चलते हैं अपने थर्ड डायग्राम की तरफ का, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो थर्ड डायग्राम क्या बोल रहा है देखते हैं। देखिए थर्ड कनेक्टेड डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। एक टेबल है, टेबल पे एक मास रखा हुआ है और एक मास, दूसरा मास जो है हमने उससे कनेक्ट करके एक रोप से और इस तरह हैंग कर रखा है। तो अगर हैंग वाले मास जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये टेबल वाला मास इस तरफ मूव करेगा। दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। टेंशन लग रही है रोप पे कितनी? T। इसका वेट है नीचे की तरफ m1g, नॉर्मल रिएक्शन R, और इसका वेट है m2g, नॉर्मल रिएक्शन, इसमें तो T लग रहा है टेंशन। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम फर्स्ट मास की बात करेंगे। तो अगर फर्स्ट मास की बात करें तो उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? सिर्फ टेंशन। ये जो फर्स्ट मास है ये किसकी वजह से मूव कर रहा है? सिर्फ टेंशन की वजह से आगे जाएगा। जो रस्सी इसको खींच रही है उसकी वजह से किसकी वजह से आगे जाएगा? m1 मास सिर्फ टेंशन की वजह से। तो m1 पे सिर्फ टेंशन लग रही है और उस टेंशन का हम लिख सकते हैं m1a। टेंशन मतलब नेट फोर्स बराबर m1a। क्लियर हुआ? ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड मास की अगर बात करें, सेकंड मास पर सिर्फ टेंशन नहीं लग रही है, उस पर वेट भी एक्ट कर रहा है उसका नीचे की तरफ। इसका भी वेट एक्ट कर रहा है, बट हम इसका मोशन इस डायरेक्शन में है तो हम वेट को नहीं लेंगे। ये अपने वेट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो मतलब वेट की वजह से भी मूव कर रहा होगा, और नीचे की तरफ जा रहा है तो m2g ज्यादा होगा, टेंशन कम होगी, और ये नेट फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? m2a के। ये बनी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे? इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? दोनों का ऐड कर देते हैं, क्योंकि प्लस टी से माइनस टी कैंसिल हो जाएगा, एक्सेलरेशन बचेगा फिर। तो फर्स्ट प्लस सेकंड किया तो ये हो गया t प्लस m2g माइनस टी बराबर m1 प्लस m2a। डायरेक्ट a कॉमन ले लिया मैंने यहां से, इससे कैंसिल हुआ तो a की वैल्यू आ गई m2g अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर हुआ? एक्सेलरेशन कितना लग रहा है? m2g अपॉन m1 प्लस m2। अब a टेंशन निकालनी है तो इस a की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे हम। जैसे इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे टेंशन आ जाएगी m1, a की वैल्यू क्या है? m2g अपॉन m1 प्लस m2। तो ये क्या आ गई? हमारी टेंशन आ गई। देखो कितना इजी था, कितना इजीली हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट केस की तरफ, जो कि हमारे पास थोड़ा इंटरेस्टिंग केस है, थोड़ा टफ भी बोल सकते हैं, लेकिन टफ ऐसा कुछ है नहीं इसमें, अगर समझेंगे तो बहुत ईजी है। हमने क्या किया? इस तरह से एक स्लोपी सरफेस है, एक मास इस पे रखा, इसको रॉप के थ्रू एक इस तरह वाले मास पे रखा। अब हम क्या करेंगे? जब ये मास इस तरह से स्लिप होता हुआ नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, जब ये नीचे की तरफ आएगा तो ये रोप इसको क्या करेगी? सेकंड वाले मास को भी पुल करेगी अपनी तरफ, तो ये मास इस तरफ मूव करेगा, सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। रोप पे टेंशन लग रही है T, इस वाले मास का वेट है m2g और नॉर्मल रिएक्शन R, और ये टेंशन लग रही है T। इसका वेट नीचे की तरफ m1g, नॉर्मल रिएक्शन ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ बॉडी, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हमें निकालना है m1 पे कौन सा फोर्स लग रहा है और m2 पे कौन सा फोर्स लग रहा है। तो अगर हम देखें m2 पे तो सिर्फ T फोर्स लग रहा है, क्योंकि m2 किसकी वजह से मूव करेगा? टेंशन की वजह से, और कोई फोर्स तो नहीं लग रहा है ना इस डायरेक्शन में। लेकिन m1 पे कौन सा फोर्स लग रहा है अभी तक समझ नहीं आया। m1 पे एक तो टेंशन लग रही है जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, इधर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? तो हम क्या करते हैं, जो इसका वेट है इसे इसके कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं। तो ये वाला कंपोनेंट जो होता है ये एंगल थीटा होता है, ठीक है। इस वाले कंपोनेंट को हम बोलते हैं m1g कोस थीटा। क्या बोलते हैं? m1g कोस थीटा। और इस वाले कंपोनेंट को हम बोलते हैं m1g साइन थीटा। क्या बोलते हैं? साइन थीटा। मान लीजिए m1g की वैल्यू क्या है? p है, तो ये क्या हो जाता है? p कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा? p साइन थीटा। लेकिन ये क्या है? m1g कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा? m1g साइन थीटा। तो अब बात करते हैं m1 पे कौन सा फोर्स लग रहा है। तो m1 पे दो फोर्स लग रहे हैं, आगे की तरफ m1g साइन थीटा और पीछे की तरफ टेंशन। तो ये आगे की तरफ मूव करेगी तो m1g साइन थीटा जो है वो ज्यादा है, t कम है। नेट फोर्स किसके बराबर होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन m1 इंटू a।
ये फर्स्ट इक्वेशन बनी। लेकिन जो सेकंड बॉडी है उस पर सिर्फ टेंशन एक्ट कर रही है, वो नेट फोर्स कितना लग रहा है, m2 है, टेंशन के बराबर। ये सेकंड सॉल्व करना है, बहुत आसान है, ऐड कर देंगे, प्लस टी से माइनस टी कैंसिल हो जाएगा, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो ऐड करते हैं फर्स्ट प्लस सेकंड, तो किया ऐड, तो ये हो गया mg साइन थीटा माइनस टी प्लस टी बराबर m1 है प्लस m2 है। तो इसे a कॉमन ले लेता हूं, a से t कैंसिल हुआ, तो यहां से a की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई mg साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2। अब हम क्या करेंगे, अगर पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड, तो t निकल जाएगा, क्या हो जाएगा t, ये क्या है, ये m1g है, तो t हो जाएगा m2 इंटू m1g अपॉन m1g साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारी निकली किसकी वैल्यू, टेंशन की वैल्यू। तो इस तरह से हम टेंशन निकाल सकते हैं, बहुत इजी प्रोसेस है कनेक्टेड डायग्राम को सॉल्व करने का। तो आई थिंक अब आपको एक जनरल आइडिया मिल गया होगा कि जो कनेक्टेड डायग्राम के क्वेश्चंस होते हैं, जो इसके न्यूमेरिकल्स होते हैं, इनको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अब ये अभी भूलना नहीं है, क्योंकि अभी मैंने क्या किया, अब जब मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, तो अब जब न्यूमेरिकल में इस तरह का केस आएगा तो मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा न्यूमेरिकल में, मैं यहाँ से सिर्फ एक फॉर्मूला लूंगा, ठीक है, क्योंकि सॉल्व करना मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, न्यूमेरिकल में दोबारा सॉल्व करने का मतलब ही नहीं होता। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अब हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, ये केसेस ध्यान रखेंगे हम। तो जब हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़े, तो देखिए पहला न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, पहला न्यूमेरिकल हमारे पास है कि 2 masses 7 kg एंड 12 kg आर कनेक्टेड एट द 2 ends ऑफ अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। तो केस हमारे पास कुछ इस तरह है कि एक फ्रिक्शनलेस पुली है इस तरह से ये, और इस पे 2 masses हमने क्या कर रखे हैं, हैंग कर रखे हैं, एक 7 kg का है और एक 12 kg का है। तो इसका मास क्या हो जाएगा, m2g, और इसका मास वेट हो जाएगा m1g। इस पे टेंशन लग रही है, इस वाली रो पे भी टेंशन t लग रही है। ये ऊपर की तरफ जाएगा, हल्का है, ये बड़ा मास है, तो ये नीचे की तरफ आएगा ए एक्सेलरेशन के साथ। तो पूछ रखा है, बताओ जरा भाई कि एक्सेलरेशन और टेंशन कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, हम अपने पहले वाले केस पे आएंगे। देखो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, मैंने पहले ही कहा था मैं इसको दोबारा सॉल्व नहीं करूंगा न्यूमेरिकल में, मैं सिर्फ फॉर्मूला लूंगा यहाँ से, क्योंकि सॉल्व करना इसलिए मैंने अलग से सिखाया। मैं चाहता हूँ न्यूमेरिकल में ही सिखा देता, लेकिन फिर कंफ्यूजन होती है, न्यूमेरिकल पे फोकस करें या इस पे। तो मैंने इसको अलग से डायग्राम बना के सिखाया। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ए का फॉर्मूला क्या है और टी का फॉर्मूला क्या है। तो अगर मैं इन फॉर्मूलों को यहाँ पे लिखूं, तो ए का फॉर्मूला हमारे पास आता है m2g माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2। तो यहां से मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू रखता हूं, m2 कितना है 12 और m1 कितना है 7, g कॉमन लिया तो g आ गया, g को ले लिया 9.8 अपॉन m1 प्लस m2, 12 प्लस 7, तो 12 माइनस 7 5, और ये हो जाएगा हमारा 49 और 12 प्लस 7 19। तो ये हमारा आएगा 2.58 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो कितना आसानी से हो गया। टेंशन निकालनी है, तो टेंशन का फॉर्मूला था ट्वाइस ऑफ m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। तो टेंशन बराबर 2 इंटू 7 इंटू 12 इंटू 9.8 अपॉन 7 प्लस 12। तो 2 7 जा 14 इंटू 12 इंटू 9.8 अपॉन 19। तो इसे सॉल्व करते हैं, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 14 12 12 जा 144 एंड 24, 144 24 8 6 168 1680 119। तो ये हमारे पास सॉल्व करके लगभग आ जाएगा 86.6 न्यूटन के आसपास। ठीक है, कितना आएगा 86.6 न्यूटन के राउंड ऑफ में मैंने आंसर बता दिया, अप्रॉक्स में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं। देखो क्वेश्चन जब हमने कॉन्सेप्ट समझ ली तो हमें क्वेश्चन करने में टाइम ही नहीं लगा, और अगर हमें यहीं पे कॉन्सेप्ट में समझाता तो मैं ये सॉल्व करता या कॉन्सेप्ट समझाता तो बहुत घिचपिच हो जाता। तो सिंपल मैंने क्या किया, पहले कॉन्सेप्ट समझाए और फिर यहाँ पे हमने न्यूमेरिकल किया। तो देखो कितनी आसानी से न्यूमेरिकल हो गया। अब चलते हैं अपने दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। दूसरा न्यूमेरिकल बोल रहा है कि आ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 500 न्यूटन पुल्स 2 masses 10 kg एंड 20 kg। तो बिल्कुल ये वाला केस है यहाँ पे, ठीक है, घबराना नहीं है। ये वाला केस है 10 kg और ये है 20 kg।
लाइंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल कनेक्टेड बाय लाइट स्ट्रिंग, तो टेंशन लग रही है टी। व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन कितनी लग रही है। डज योर आंसर डिपेंड्स ऑन विच मास एंड द पुल इज अप्लाइड, तो टेंशन निकालनी है। अब देखते हैं कि टेंशन दोनों केस में निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या बोलते हैं कि भैया एक्सेलरेशन तो दोनों का सेम होगा। अगर ये मूव इस पे फोर्स लगाते हैं तो भी एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा, सेम एक्सेलरेशन के साथ मूव करेंगे। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी, एफ अपॉन टोटल सम ऑफ मास, सिखाया था ना मैंने। तो एफ क्या लग रहा है 500, टोटल मास कितना है 10 + 20, तो 500 अपॉन 30 मतलब 50/3, ये हमारे पास आ गया इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। तो पहला केस मैं यहां पे लिख रहा हूं कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन हैवियर ब्लॉक, तो उस केस में टेंशन कितनी होगी। तो अगर फोर्स हम इस वाले पे लगा रहे हैं तो F1, तो उस केस में टेंशन जो होगी वो किसके बराबर होगी, M1A के। किसके बराबर होगी, M1A, मतलब मास ऑफ फर्स्ट इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि A किसकी वजह से मूव कर रहा है, सिर्फ टेंशन की वजह से। तो नेट फोर्स ऑन A कितना आ जाएगा, M1A, और नेट फोर्स किसके बराबर है, टेंशन के। तो टेंशन बराबर M1 कितना है 10, एक्सेलरेशन कितना है 50/3, तो ये आ जाएगा 500/3 मतलब 166.67 न्यूटन। अब सेकंड केस लेते हैं कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन लाइटर ब्लॉक। तो मान लीजिए फोर्स जो है वो किस पे अप्लाई हो रहा है, 10 kg वाले पे हो रहा है। तो उस केस में जो नेट फोर्स लग रहा है दूसरे वाले पे वो कितना लगेगा, M2A, और नेट फोर्स किसके बराबर है, टेंशन के। तो M2 इंटू A मतलब 20 इंटू 50/3, तो यह जाएगा 1000/3 मतलब 333.3 न्यूटन। तो हमने टेंशन निकाल ली इन द स्ट्रिंग। तो हमने ये देखा कि जब हम हैवियर मास पे फोर्स लगा रहे हैं तो टेंशन जो है वो M1 की वजह से कितनी लग रही है, 166। कम टेंशन इसलिए लग रही है क्योंकि कम मास को खींच रही है ये। लेकिन जब हम हल्के मास पे फोर्स लगा रहे हैं तो जो टेंशन है वो ज्यादा लग रही है क्योंकि वो हैवी मास को ब्लॉक को खींच रही है, डबल आ जाएगी टेंशन, ठीक है। तो उसने पूछ रखा डज योर आंसर डिपेंड ऑन विच मास एंड द पुल इज अप्लाइड, तो हम क्या कहेंगे, ऑफ कोर्स आवर आंसर डिपेंड्स। तो टी की जो वैल्यू है वो अलग अलग होगी, ठीक है। मतलब तो हमारा आंसर जो है वो डिपेंड करेगा ऑन विच मास एंड द फोर्स इज अप्लाइड। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन थे ये। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी के ऊपर। क्वेश्चन है कि टू मासेज M1 एंड M2 आर कनेक्टेड बाय अ रोप इफ द काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन M1 एंड टेबल। तो टेबल वाला केस है ये, तो इस तरह का कुछ केस होगा ये, ठीक है। पहले ही बना देता हूं मैं यहाँ पे। तो इस तरह का कुछ केस होगा। ये हमारे पास M2 है और ये हमारे पास M1 है। इसका मास है M1G, नॉर्मल रिएक्शन R। ये T लग रही है, इस पे भी टेंशन T, एक्सेलरेशन A, इस पे भी एक्सेलरेशन है, इसका मास M2G। तो देखो अगर फर्स्ट वाले मास की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वाले मास पे जो नेट फोर्स है वो कितना लग रहा है, M1A लग रहा है। कितना लग रहा है, M1A। और फर्स्ट वाले मास पे नेट फोर्स किसके बराबर है, सिर्फ टेंशन के बराबर, तो टेंशन आ गई M1A। सेकंड वाले मास की बात करें तो नेट फोर्स किसके बराबर लगेगा उस पे, M2A। नेट फोर्स किसके बराबर है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो M2G ज्यादा है, T कम है, बराबर M2A। तो दो इक्वेशन हमारे पास है, यहाँ से हम A और T की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं। तो A की वैल्यू कितनी आई थी, सॉरी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आ गया, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होगा। यहाँ पे उसने बोल रखा है इफ द काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन M1 एंड टेबल इज 9.8 न्यूटन। मतलब जब ये मास नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये वाली बॉडी आगे की तरफ मूव करेगी, तो ये टेबल रफ है तो इस पे एक फ्रिक्शन लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो अपोजिट एक्ट करता है मोशन के। तो ये ब्लॉक अगर आगे की तरफ जाएगा तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। तो M1 मास की बात करें तो नेट फोर्स कितना है, M1 इंटू A। तो इस पे दो तरह के फोर्स लग रहे हैं, आगे की तरफ T, पीछे की तरफ FC। तो ज्यादा क्या है, T, तो T माइनस FC करेंगे। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन भी लग रहा है। हमने केसेस में फ्रिक्शन को डिस्कस नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन भी लग रहा है। तो T माइनस F बराबर M1A स्मॉल f, मतलब फ्रिक्शन, और M2G माइनस T बराबर M2A। इस पर तो फ्रिक्शन लगेगा नहीं क्योंकि हवा में। तो अब केसेस थोड़े अलग हो जाएंगे। अब हमें पीछे से फॉर्मूला नहीं देखना है जो अभी हमने निकाले, अब हमें इसे सॉल्व करना है। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कैसे सॉल्व होगा,
ये हमारा सॉल्व होगा, फर्स्ट दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा टी माइनस एफ सी, ठीक है, प्लस एम टू जी माइनस टी बराबर एम वन प्लस एम टू ए। तो प्लस टी से माइनस टी कैंसिल हुआ तो ए की वैल्यू आ गई एम टू जी माइनस फ्रिक्शन फोर्स अपॉन एम वन प्लस एम टू। तो मास एम टू कितना है, एम टू हमें दे रखा है, सॉरी ये हमें डायग्राम बना हुआ गिवन था, ये 2 kg दे रखा है और ये m1 दे रखा है 5 kg। कितना दे रखा है 5 kg। तो m2 की वैल्यू है 2, ग्रेविटी हमने ली 9.8, फ्रिक्शन लिया 9.8 गिवन है, m1 गिवन है कितना 5 और ये 2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 इंटू 9.8, 9.8 आ जाएगा अपॉन 7। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हुआ। साथ ही साथ अगर हमें टेंशन की वैल्यू निकालनी है, एक्सेलरेशन ही पूछ रखा था लेकिन अगर हमें टेंशन भी पूछते तो टी माइनस एफ सी बराबर किसके एम वन ए के, तो टी बराबर हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स प्लस एम वन ए। फ्रिक्शन कितना लग रहा है 9.8, मास है 5, एक्सेलरेशन है 1.4, तो 9.8 प्लस ये आ जाएगा कितना 5 4 जो 20 की 0 2 कैरी, ये 7 आ जाएगा। ये 16.8 न्यूटन जो है वो टेंशन लग रही होगी। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं फ्रिक्शन के ऊपर भी जो रिलेटेड होंगे, मतलब कनेक्टेड डायग्राम में अगर फ्रिक्शन का केस भी आया तो हम इस तरह से ही ये जो न्यूमेरिकल है इसको हम करेंगे। तो आई होप कनेक्टेड डायग्राम का जो केसेस हैं ये समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में और कमेंट करके बताएं कैसी लगी। एंड चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए।